नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड का सुनहरा पर्दा हमेशा से ही न जाने कितने ही युवाओं का सपना रहा है। जहां कुछ लोगों के सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जिनका नसीब उनकी उंगली थाम लेता है। पहले तो हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन अब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए NRI युवाओं में भी होड़ लगी है और सबकी आंखों में बस एक ही सपना है, सुपरस्टार बनने का। ऐसा ही एक सपना लेकर कुछ साल पहले एक NRI लड़की हिंदुस्तान आई थी, फिजा पठान। जहां एक तरफ फिजा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकास, जो बॉलीवुड की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, उसे भी बहुत जल्द एक बड़ा बैनर लीड हीरो में लॉन्च करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक रात फिजा की लाश उसके कमरे में मिली। कुछ लोगों का मानना था कि फिजा ने आत्महत्या की है, वहीं कुछ लोग विकास को इस सब के लिए कसूरवार ठहरा रहे थे। आखिर सच क्या था? आइए एक झलक उसके बचपन की भी देखें और यह समझने की कोशिश करें कि इतनी मुश्किलों के बाद जब जिंदगी बाहों में भरने को आई, तो क्या वाकई में फिजा ने मौत को गले लगा लिया, या फिर उसकी मौत का राज कुछ और ही है। It was not my fault, okay? अगर मुझे दोबारा मिलेगा, दोबारा मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। सुभाष, cool down. What cool down? Cool down. Let's go home now. जब बैंड बजी पड़ी मेरी, इस बार मिलेगा, इतना मारूंगा ना, उसे याद रहेगा मेरे को। समझता है? 3 गाड़ी मिले वहां पर। अब चलो। Calm down. Amazing. She has a great voice. You just sign the contract. We will make her famous. Just bring her to me. I'm sick of it ना। समझती क्या बोल रही है आपको? मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे जीऊं, जिंदगी का हिसाब दूंगा मैं तुम्हें। समझती क्या तुमने आपको? Look at me. Look at me, बच्चा. You'll have to be very strong now. I swear, अम्मी, I don't have any idea. अंकल मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैंने उन पर पूरा यकीन रखा था। बट ही बहुत पेन हो रहा है अम्मी। प्लीज़ नाना जी, आई नो कि मैंने आपसे आपका हस्बैंड छीना है, बट प्लीज़ हेल्प मी, बिकॉज मैं रोज रोज ऐसे जानवरों की तरह नहीं पीट सकती नाना जी। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर मैं किसी की मदद कर सकती तो सबसे पहले अपनी मदद करती। फिजा, I hate London. I don't want to live here anymore. फिजा, तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चलोगी? वहां तुम बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग कर सकती हो। तुम्हें पता है, अपने वक्त में हमने भी बहुत कोशिश की थी कि बॉलीवुड में अपना नसीब चमकाए, नहीं हो पाया। बट आई एम वेरी श्योर यू विल बी अ ह्यूज स्टार। फिजा के फिल्मी करियर की शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी फिजा खुश थी, क्योंकि उसके पास विकास का प्यार था। उसका यह मानना था कि अगर विकास उसके जीवन में है तो खुशियां और कामयाबी दोनों उसके पास जरूर आएंगी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बात जल्द ही पूरी होने वाली थी। फिजा ने कुछ बड़ी फिल्में साइन की थी और इसके साथ ही वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार थी। तो फिर फिजा की मौत क्यों हुई? क्या ये किस्मत का खेल था, या फिर इस खेल का खिलाड़ी कोई और ही था? अरे कपकेक, Actually, you should be eating cupcakes. You know that, ना? नए रोल के लिए वेट पुट ऑन करने के लिए बोला है ना तुम्हें। किसी एक्ट्रेस को खाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है फिजा, और तुम ये अपॉर्चुनिटी घास फूस खा के वेस्ट कर रही हो। हाँ,
डोंट वरी अम्मी, आई मैनेज टू लुक मोटी ऑन स्क्रीन। और आप तो जानती है ना दैट योर डॉटर इज द बेस्ट एक्ट्रेस। मैं किसी भी रोल के लिए परफेक्ट हूँ। चलिए अब आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए और मुझे मेरा सैलेड एंजॉय करने दीजिए। ओके चलो, आई एम ऑलमोस्ट डन हियर। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे, ठीक है? ओके अम्मी, बाय। बाय बेटा। Congratulations, तुम्हें 2 फिल्म वांट अ बिग बिग पार्टी। अच्छा थैंक यू। कपकेक, आई एम बैक बेटा। वेयर आर यू? फिजा, कहाँ हो? फिजा, सब इधर अंदर। ये माँ है? जी सर। बॉडी को नीचे किसने उतारा? सब वो मैडम की चीख सुनते ही मैं ऊपर आया, फिर मैं और मैडम ने मिलकर नीचे उतारा। कमरे की चीजों को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं सर। चेक करो सर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि बात करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन इस केस की तहकीकात के लिए आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ हम जब दोस्तों के साथ बाहर डिनर कर रहे थे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम जब घर पे वापस आए क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया उसने ऐसा? सर, पूरे कमरे में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। घर में और कौन कौन था? मैडम अकेले थे। रानी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और दुपट्टे को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए। सुसाइड का केस है? ये कैसे बोल दिया आपने कि सुसाइड का केस है? कोई शनाख्त की आपने? कोई सबूत इकट्ठा किए? बिना इस बात की तह तक पहुंचे आपने कैसे बोल दिया कि ये सुसाइड का केस है? आप ही ने हमें बताया और आपके वॉचमैन ने कंफर्म किया था कि आपकी बेटी ने फांसी लगाई थी। लगाई नहीं थी, फांसी लगाई नहीं थी, उसे मारकर लटकाया गया था। हमने बात की थी हमारी बच्ची से, कितनी खुश थी पता है? इंस्पेक्टर साहब, दो बड़े बैनर की फिल्म में लीड रोल कर रही थी वो। अल्लाह का दिया सब कुछ था उसके पास, वो सुसाइड क्यों करती? इंस्पेक्टर साहब, फ्लाइट लेने से पहले ही मेरी उससे मैसेज पे बात हुई थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं था। आप चाहते तो मैसेज देख लीजिए। एक मिनट देखिए, ये देखिए। ऑफिसर, हमारी बच्ची की जान गई है, हमने हमारी बेटी गंवाई है। आपको अल्लाह का वास्ता आप ढूंढ निकालिए कि पिछले 3 घंटों में ऐसा हुआ क्या था। ढूंढ निकालिए, पता कीजिए कि मेरी बेटी का खूनी कौन है। पता कीजिए आप।
हेलो। व्हाट? विकू? 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 विकू गेट वो फिजा, उठो बेटा। फिजा क्या मॉम? फिजा इज नो मोर, शी इज डेड। उसने सुसाइड कर लिया। जरा चेक करो, रजिया जी के जाने के बाद कौन कौन आया था फिजा से मिलने। संदीप सर, ये तो डिलीवरी बॉय है, वो मैडम के लिए बुके लेके आया था। बुके? लेकिन सर उसके फ्लैट पे कोई बुके या फूल तो मिला नहीं था। साहब वो डिलीवरी बॉय चला गया ना, तो मैडम नीचे उतरी और मुझसे कहा कि ये बुके फेंक दो। फिर तुमने क्या किया? मैं बिल्डिंग के डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ साहब, यही था साहब। इसके ऊपर चिट लगा हुआ था और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था साहब। सर ये कार्ड मिला है। बेस्ट विशेस फ्रॉम विकास। आगे बढ़ाओ। ये 1 घंटे के लिए फिजा कहाँ गई थी? जॉगिंग वॉगिंग? नहीं साहब, मैडम कभी रोड पर जॉगिंग नहीं करती थी, वो तो दिन में रोज जिम जाती थी साहब। कहाँ गई थी ये पता नहीं साहब, लेकिन साहब रात में उनका एक दोस्त उन्हें छोड़ने आया था। कौन दोस्त? पता नहीं साहब, देखा नहीं, लेकिन साहब विकास साहब छोड़ने आते थे उन्हें हमेशा, वही होंगे शायद। ये विकास कौन है? फिजा और विकास रिलेशनशिप में थे। और आप इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी? नहीं, हमें उनके रिश्ते से वैसे कोई शिकायत नहीं थी। हमें अगर कोई बात नापसंद थी तो वो ये कि विकास की वजह से फिजा अपने फिल्म के काम में बिल्कुल दिल नहीं लगा रही थी, लेकिन हम उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उसे तो विकास से मिलते ही प्यार हो गया था। 1 red wine please. Thank you. Oh shit! What the? विकास गिरेवाल। फिजा पठान with a spoiled dress. मिलते ही उन दोनों में जैसे एक रिश्ता सा जुड़ गया था। बहुत जल्दी बहुत करीब आ गए दोनों, और इसी वजह से फिजा अपने काम से बेखबर हो गई। चलो फिजा बेटा, वी गेटिंग लेट। कम ऑन, वो प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा होगा मीटिंग के लिए। कम ऑन। या अम्मी आ गई। I'll call you later, ठीक है? हाँ ओके, बाय। देखो बेटा, ये फ्लिंग्स, फ्लर्टिंग, बॉयफ्रेंड सब ठीक है, ओके। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, तो सॉरी टू से फिजा, जिंदगी भर हाथ मलती रह जाओगी। रिलैक्स अम्मी, विकास की वजह से मैं अपने काम से डाइवर्ट बिल्कुल नहीं हो रही। इनफैक्ट ही ऑलवेज मोटिवेट्स मी, मेरा हौसला बढ़ाता है। और सच कहूँ तो आई एम मच मोर फोकस्ड बिकॉज ऑफ हिज लव। लेकिन फिजा तुम अम्मी अम्मी अम्मी, डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी राइट? फिजा इतनी खुश थी विकास के साथ कि हम चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे,
और वक्त के साथ फिजा की विकास के लिए संजीदगी बढ़ती गई। क्या हुआ? कुछ गलत क्या किया मैंने? That's the problem. तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? I was just thinking, लाइफ भी कितनी अजीब है ना। बहुत बुरा चाइल्डहुड देखा है मैंने। जब से अबू ने हमें छोड़ा, लाइफ बहुत टफ हो गई थी। I was raped when I was 14. कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं था। लेकिन जब से तुम मिले हो, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ मुझे कॉम्पेंसेट कर रही है। जितना पेन मुझे लाइफ ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा खुशी तुमने मुझे दी है। आई लव यू विकास। अपनी पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। फिजा लोगों की नजरों से छुप के कुछ महीनों के लिए विकास के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने चली गई। Stop it! Stop accusing me, okay? She's just my friend. Yes, and you kiss your friends. Just stop it, Fiza. Please stop it. Enough is enough. कहने को तो फिजा विकास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में पली बड़ी थी। बहुत कॉन्फिडेंट थी वो, बहुत स्ट्रांग थी, किसी चीज से डरती नहीं थी। लेकिन जब विकास की बात आई, वो बिल्कुल मोम की गुड़िया बन जाया करती थी। उसे विकास के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। इनफैक्ट काफी बार उसने ये कोशिश की कि हमें कन्विंस करे कि विकास अच्छा लड़का है। लेकिन एक दिन I'm good, but तुम घर में भी फुल एटीट्यूड में रहती हो, हाँ? This scarf, these fancy glares, what's happening? Of course, darling, I'm a star. इतना एटीट्यूड तो बनता है। Hey, these are very cool glares. Show me, show me. No. Rosa, don't show me. Rosa. विकास ने किया है ना ये, उसने तुम पे हाथ उठाया। अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, करियर है तुम्हारा, ये सब उस विकास के लिए बर्बाद मत करो। मॉम प्लीज, यू आर ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट सच कहूँ तो गलती मेरी है। मैं बहुत डर गई थी अम्मी। वो क्या है ना, मैं बात बात पर विकास पर शक करने लग गई थी। एंड यू नो दैट ही इज इन दिस फील्ड और उसे रोज 100 लड़कियों से मिलना ही पड़ता है। बस मेरे बार बार क्वेश्चंस करने से वो प्रवोक हो गया और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। बट ही लव्स मी मॉम, ही लव्स मी। हमने फिजा पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी माँ होने के नाते उसका अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी आखिर हम पे ही है। इसलिए हमने उससे कहा कि कम से कम विकास से किसी कमिटमेंट की, शादी की बात करे। You are really looking beautiful. Be mine tonight. Just for tonight? मैं तो पूरी लाइफ के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। मिस्टर विकास ग्रेवाल, will you marry me? क्या हुआ विकू? You don't want to commit? See Fiza, don't get me wrong, मेरा एक्टिंग करियर अभी शुरू नहीं हुआ है एंड आई थिंक तुम्हें भी अभी अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहिए।
तुम तो बिल्कुल अम्मी की तरह साउंड कर रहे हो। आई एम नॉट किडिंग फिजा, तुम खुद सोचो ना। आई मीन शादीशुदा औरत को कौन अपनी फिल्म में लीड रोल देगा? तो इसका मतलब तुम कमिट नहीं करोगे? आई वुड लव टू, सीरियसली आई वुड लव टू, बट आई थिंक ये सही टाइम नहीं है। एनीवेज बहुत वक्त है अभी हमारे पास। यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना? टाइम ही तो नहीं है। आई एम प्रेग्नेंट। क्या फिजा सच में प्रेग्नेंट थी? लेकिन उसे अब अबॉर्शन करवाना पड़ा। हेलो, ठीक है। फिजा की बॉडी थोड़ी देर में यहां आ जाएगी। जब तक ये लेटर मिलेगा मैं जा चुकी होंगी। मुझसे अब ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। ऑल आई वॉन्टेड वॉज लव, सम कमिटमेंट, लेकिन वो मुझे इतना भी नहीं दे पाया। दिल को यकीन था कि सब बदल जाएगा, शायद वो मुझसे उतना ही प्यार कर पाएगा जितना कि मैं उससे करती हूँ, लेकिन उसने हमारे बच्चे को हमारी जिंदगी से ऐसे अलग किया as if it was a piece of garbage. I'm shattered. इसलिए मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। Now he can be with his partying women and selfish motive, the way he always wanted. मैंने उससे इतना प्यार किया है कि मैं शायद कभी उसे नफरत नहीं कर पाऊंगी, और यही उसकी सजा है। आप श्योर हैं कि ये हैंडराइटिंग फिजा की है? आपने तो कहा था उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये लेटर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं थी। हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो डिप्रेशन में थी। पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। विकास ग्रेवाल को लेके आओ, देखते हैं उसे क्या कहना है। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, नॉट एट ऑल। देखो, फिजा का लेटर पढ़ा तो लगा कि तुम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। फिजा का बच्चा क्यों अबॉर्ट किया तुमने? बच्चा मैंने कुछ नहीं किया। आई मीन एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था। मतलब फिजा को इस एबॉर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ऑफ कोर्स ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का डिसीजन था ये। जिस रात फिजा की मौत हुई तुमने उसे एक बुके भेजा था। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिजा ने वो बुके कचरे में क्यों फेंकवा दिया? एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था, लेकिन एबॉर्शन के बाद से हम दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस रात आप उससे मिले थे? नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा था। बुके मिलने के बाद उसने मुझे कॉल भी किया था। उसे शक था कि शायद मैं किसी और लड़की के साथ। बट आई टोल्ड हर कि मेरी डिज़ाइनर से मीटिंग है, मैं उससे मिलने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइनर से मीटिंग अगले दिन शिफ्ट हो गई एंड उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आया एंड आई वॉज इन माई बेडरूम। साहब, फिजा मैडम बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। क्या? जी साहब। किसी ने इसे यहाँ पे देख लिया तो बेकार में मीडिया में गॉसिप शुरू हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और इसे ऊपर लेकर आओ। जाओ साहब। लेकिन जब तक मेरा सर्वेंट वहां पे गया
फिजा वहाँ से जा चुकी थी। मैंने उसे कई बार कॉल्स किए, मैसेजेस किए, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फाइनली शी कॉल्ड मी एट 10:45। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे स्टॉक क्यों कर रही थी। देन शी सेड कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। मुझे गुस्सा आया, किसी को भी गुस्सा आता। देन उस दिन हमारी फोन पे बहुत लड़ाई हुई। That was the last time I spoke to her. उसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसे कई मैसेजेस भी किए। लेकिन फिजा के सेल में हमें आपका एक भी मैसेज नहीं मिला। यस, बिकॉज हम BBM पर चेक कर रहे थे। मैंने गुस्से में आकर उसे कई बुरे मैसेजेस भी कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसे फ्रेंड लिस्ट से भी डिलीट कर दिया था। शायद उसी की वजह से वो मैसेजेस भी डिलीट हो गए होंगे। आई डिडंट डिलीट टू हाइड समथिंग। कितने बुरे मैसेजेस किए थे आपने? फिजा पठान सुसाइड केस में आज विकास ग्रेवाल को अरेस्ट किया जा रहा है। विकास के ऊपर आरोप है कि उसने फिजा को सुसाइड के लिए उकसाया और पुलिस को फिजा की तरफ से एक लेटर मिला है और उस सबूत के बिना पर पुलिस अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया गया है। मैम, पुलिस ने आपके बेटे को फिजा सुसाइड केस में अरेस्ट किया। आप क्या कहना चाहेंगी? What do you expect me to say? I'm completely shocked. पुलिस ऐसे कैसे ले जा सकती है मेरे बेटे को? He is innocent, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो फिजा ने अपने लेटर में विकास की तरफ उंगली उठाई है। Listen, मैं नहीं जानती उस लेटर में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। All I know is मेरा बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार फिजा से करता है। He can't hurt. He just can't hurt her. छोड़िए, जाने दीजिए मुझे, प्लीज। हमने ये सोच के आपको वो खत दिया था कि आप फिजा के कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलवा सके, लेकिन आपने तो अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगा के जांच पड़ताल ही बंद कर दी। आपने फिजा का ये लेटर पढ़ा है ना? इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो उसे छोड़कर दूर जा रही। इसका मतलब साफ है कि उसने मरने का मन बना लिया था। क्या बकवास है ये? इसका मतलब ये है कि वो दूर मतलब लंदन जाना चाहती थी। इन सब परेशानियों से दूर जाके वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे 2 बड़े बैनर्स की पिक्चरें मिली, तो ये सब कुछ छोड़कर वो लंदन जा रही थी। उसने सारी डेट्स एडजस्ट कर ली थी। इस लाइफ से ब्रेक चाहिए था उसे। अगर ऐसा था तो ये लेटर उसने विकास को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पहले कि ये लेटर वो उसे दे पाती, उसने मेरी बच्ची को मार डाला। देखिए, हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। जिस रात फिजा की मौत हुई, विकास अपने घर में ही था। हमने उसके नौकर से भी बात की और वो उस रात अपने घर से बाहर निकला था, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में भी वो नहीं था। हमारे वकील ने देखी है आपकी वो चार्जशीट। जिस दुपट्टे से फिजा के गले में फंदा डाला गया, वो दुपट्टा ही अब गायब है। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? वो दुपट्टा फॉरेंसिक लैब में ही कहीं होगा, मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट्स? फिजा के कमरे में से कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, फिजा के भी नहीं। क्यों? हो सकता है मेड ने कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ किया, और यह भी मुमकिन है कि फिजा अपने कमरे में गई ही ना हो दिन भर। और उन बंद खिड़कियों का क्या? मैंने आपसे कहा था फिजा को एसी की हवा बिल्कुल पसंद नहीं थी, ताज़ी हवा पसंद थी। वो हमेशा अपने कमरे की खिड़कियां खुली ही रखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस रात सब खिड़कियां बंद थी। क्यों? और वो ड्रॉवर का टूटा हुआ हैंडल, उसका क्या? आप ही ने तो हमसे कहा था कि आपको याद नहीं है कि वो हैंडल उस रात टूटा था या उससे पहले कभी टूटा। देखिए रजीज, मैं आपको कह चुका हूं कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। ये लेटर हमारे लिए सुसाइड नोट ही है, और इसी की बिना पर हमने विकास के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी बना लिया। सबूतों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक मर्डर केस है। एक तरफ विकास की मां नैना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि फिजा की आत्महत्या से विकास का कोई भी लेना देना है, और वहीं फिजा की मां रजिया इसे आत्महत्या ही मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, और फिजा का खत मिलने के बाद तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि विकास ने ही फिजा को मारकर उसके कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। रजिया का मानना था कि पुलिस ने अपनी जांच में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया है कि फिजा ने रात में ट्रैक सूट पहना हुआ था, यहां तक कि वो ट्रैक सूट भी घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। रजिया ने मीडिया में कहा कि उसे हमेशा से ही विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी,
इस पर नैना भी अपने बेटे के बचाव में मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर रजिया को विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी तो उन्होंने इतने दिनों तक उनके इस रिश्ते पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। नैना ने यह भी इल्जाम लगाया कि रजिया की इस रिश्ते को लेकर चुप्पी की वजह यह थी कि विकास बहुत जल्द एक बड़े बैनर की फिल्म के जरिए लॉन्च होने वाला था। लेकिन रजिया ने इस बात से साफ इनकार किया और उसने कहा कि उसने इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानती थी कि इस फिल्म जगत के रिश्ते और दोस्ती समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं और यहाँ ना तो कोई किसी का सच्चा दोस्त है और ना ही दुश्मन। लेकिन उसकी बेटी फिजा प्यार के मामले में बहुत पुराने ख्याल वाली थी। वो विकास से बहुत प्यार करती थी और उसे यही प्यार ले डूबा। लेकिन रजिया ने भी ठान लिया था कि वो विकास को सजा दिलवा कर रहेगी। तो क्या वाकई में फिजा ने खुद आत्महत्या की थी या फिर विकास ने उसे उकसाया था या फिर वाकई में विकास ने ही फिजा का कत्ल किया था? चल सर, क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है? नो क्वेश्चन। बताइए सर। पुलिस ने आपके साथ क्या पूछताछ की सर? सर बताइए। क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है सर? सर अभी अभी आपने देखा कि एक तरफ जहां 25 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद विकास ग्रेवाल अपने घर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रजिया पठान का अभी भी यही मानना है कि फिजा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि विकास ने उनका मर्डर किया है और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से इस केस के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। अब सीनियर ऑफिसर तुषार पेडनेकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये मर्डर था या सुसाइड। नमस्कार, मैं तुषार पेडनेकर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीबीआई। ये अबॉर्शन का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, विकास अग्रवाल को बुलाओ। मैं समझ सकता हूं कि तुम अभी फिजा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। यंग हो, अपकमिंग एक्टर हो सकता है तुम्हें बाकी और लड़कियों में भी इंटरेस्ट होगा। और मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ। अपने स्टेटमेंट में तुमने ये कहा है कि इस अबॉर्शन के लिए तुम और फिजा दोनों म्यूचुअली रेडी थे, तो ये सब हुआ कैसे? मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। We never wanted the pregnancy. It just happened. Yes. फिजा उस बच्चे को लेके बहुत इमोशनल थी, लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि इससे हम दोनों का करियर खराब हो जाएगा। इनफैक्ट हमने मेरी मॉम से भी बात की थी। हाँ ऑफिसर, जब विकास ने मुझे बताया तो आई वॉज वेरी अपसेट विथ हिम। पहले तो मुझे लगा कि अपनी केयरलेस की वजह से वो फिजा के लाइफ के साथ, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहा है, लेकिन फिर विकास ने मुझे यकीन दिलाया ऑफिसर कि वो फिजा से बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, पर समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। अच्छा, इसीलिए आपने विकास को ये एबॉर्शन का ऑप्शन दिया? नो ऑफिसर, बिना फिजा से बात किए मैं कैसे कुछ सजेस्ट कर सकती थी। जानना चाहती थी कि फिजा के मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, और इसीलिए मैंने उसे हमारे एक जान पहचान वाले के घर बुला लिया। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटा, बट विकास अभी बच्चा है, ही इज इमैच्योर। इनफैक्ट तुम दोनों अभी बच्चे हो, ना ही तुम्हारा करियर सेटल है, ना ही तुम्हारी लाइफ। डू यू थिंक बेटा कि तुम दोनों इस बच्चे के लिए रेडी हो? लुक बेटा, इफ यू वांट, मैं विकास को कल ही तुमसे शादी करने के लिए कहती हूँ, और वो करेगा भी।
बट बेटा, लाइफ के इतने बड़े डिसीजन के लिए क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या सही रहेगा ये? बोलो। जब मुझे लगा कि फिजा और विकास इस बच्चे को लेकर अपना अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं, तब मैंने एबॉर्शन का सजेस्ट किया। लुक ऑफिसर, इन बच्चों ने जो कुछ भी किया उसके फेवर में मैं नहीं थी और ना ही एबॉर्शन के फेवर में थी। दोनों बच्चे थे, उम्र ही क्या थी दोनों की। अगर बच्चा हो जाता तो दोनों के लाइफ के ड्रीम्स खत्म हो जाते। एंड दैट्स वाई आई सजेस्टेड एबॉर्शन। आई स्पोक टू माई गायनेक और मैंने उन दोनों को उनके पास भेज दिया। अच्छा, तो आपने फिजा का एबॉर्शन किया था? जी, फिजा आई थी मेरे पास एबॉर्शन के लिए। मैंने उसे कुछ पिल्स दी जिसको खाने के बाद एबॉर्शन हो जाता है, और मैंने उससे कहा भी था कि कुछ दिन के बाद आके मुझसे मिले। पर जब वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया और मुझे पता चला उस एबॉर्शन नहीं हुआ था और वो किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करने की एडवाइस की, जिनके अंडर में मैंने काम किया, डॉक्टर शिशिर देशपांडे। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, सिर्फ इसलिए नहीं कि फिजा एक एक्ट्रेस थी। असल में जिस तरह से फिटनेस अबॉर्ट हुआ था वो थोड़ा शॉकिंग था। मैं समझा नहीं। मैंने फिजा को कुछ स्ट्रॉन्ग पिल्स दिए थे, लेकिन अगले दिन विकास ने मुझे कॉल किया। वो बहुत ही घबराया हुआ था, मुझसे कहने लगा कि पिल्स के वजह से फिजा का एबॉर्शन हो रहा है, लेकिन आधा फिटस तो फिजा के अंदर ही रह गया था, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने उसे कह दिया कि वो तुरंत फिजा को लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद विकास ने मुझे फिर कॉल किया और मुझसे कहने लगा कि अभी फिजा ठीक है। उसने उसकी हेल्प कर दिए और पुल करके वो फिटस पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने फिटस को पुल करने में फिजा की हेल्प की थी। फिर हमने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और हम क्या करते मतलब? वो इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें ये नहीं लगा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए? डोंट यू अंडरस्टैंड, आई कुडंट डू दैट। अगर मैं उसे इस हालत में डॉक्टर के पास लेकर जाता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। हम दोनों को काम मिलना बंद हो जाता। फिजा को कोई अपनी फिल्म में साइन नहीं करता और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। हमने सारे सबूतों की अच्छे से जांच पड़ताल की है और गवाहों से पूरी बातचीत भी की है और अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोई मर्डर केस नहीं है। मिस फिजा पठान ने खुदकुशी की है। हो सकता है फिजा ने ये विकास की वजह से किया हो, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन ये मर्डर केस नहीं है, इसके बारे में हम श्योर हैं। जी नहीं, हम इस बयानबाजी को मानते ही नहीं हैं। सब कहते हैं हमारी बेटी ने गुस्से में आके इम्पल्सिव होके खुदकुशी की, तो फिर कोई खुदकुशी करने से पहले अपने कपड़े बदलता है? फिजा का भी नहीं। जिस दुपट्टे से उसे लटकाया गया वो दुपट्टा अब गायब है। कहाँ गया वो दुपट्टा? कहाँ गया? हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है, जान गई है उसकी। हमारी फिजा, उसने जिंदगी भर सिर्फ दुख देखे थे, अब जाके कहीं खुशियां आई थी उसकी जिंदगी में, और तभी इस विकास ग्रेवाल ने उसे मार डाला। प्लीज फाइल द अपील एज क्विक एज पॉसिबल और जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करवाइए ताकि मेरा बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। एक तरफ नैना जल्द से जल्द फिजा की मौत से अपने बेटे का नाम अलग करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ रजिया ने यह साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है। रजिया ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा इस केस की जांच कराए जाने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। पर रजिया ने हिम्मत नहीं हारी और एक इंडिपेंडेंट ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिचर्ड डेविस को हायर किया ताकि वो इस केस की बारीकी से जांच कर सके। रिचर्ड ने सभी चीजों की फिर से जांच की और कुछ नए तथ्य सामने आए। रजिया ने रिचर्ड की इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें इस रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया। मैम क्या हुआ कोर्ट में? जज ने हमारी रिपोर्ट कबूल कर ली है। क्या था उस रिपोर्ट में? उसमें वो सारे सबूत हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। हमारी बेटी 5/4 की थी,
वो खुद उस पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी। उससे मारकर लटकाया गया है। उसके कमरे में कोई भी खिड़की की तरफ से आसानी से अंदर आ सकता है। बाहर की बाउंड्री वॉल सिर्फ 1 मीटर की है, जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि वो 5 मीटर्स की है। और हमारी बेटी के गले पे बना हुआ वो दोहरा निशान हमारी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, होठों पे चोट के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी सिर्फ आगे के गेट पे और लॉबी में लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी पीछे की तरफ से बिल्डिंग में आसानी से घुस सकता है। ये सब लिखा है उस रिपोर्ट में। वो हमारी अदालत से और अल्लाह से बस यही इल्तिजा है कि इस विकास ग्रेवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और हमें यकीन है कि इस माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। मॉम, फिजा वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। देखो विकू, कोई भी रिश्ता ना गलत नहीं होता बेटा। आई गेस तुम इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। प्रेगनेंसी, एबॉर्शन और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करते थे उसकी डेथ। अदालत ने इस बात को रजामंदी दे दी है कि विकास पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाया जाए। कुछ ही दिनों में इस केस की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और अब यह केस कौन सा मोड़ लेगा, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। क्या विकास निर्दोष साबित होगा? क्या विकास को, फिजा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाएगा, या फिर अपनी पूरी कोशिश करके रजिया इस बात को साबित कर पाएगी कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है? इस केस का अब जो भी हो, लेकिन एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिजा की मौत के साथ ही उसके सारे सपने भी मिट गए। शायद वो एक कामयाब एक्ट्रेस बनती, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते, और अगर इनमें से कुछ भी ना होता तो कम से कम उसके पास उसकी जिंदगी होती। जहां एक तरफ फिजा मौत की गोद में सो गई, वहीं विकास की जिंदगी भी थम सी गई है और इस केस का फैसला आने तक वो भी सवालों से घिरा रहेगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो बॉस। बॉस, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने जो मेरी माँ के फर्जी साइन किए थे, अगर बैंक में किसी को पता चल गया तो? पता तब चलेगा जब तू डरेगा। कॉन्फिडेंस दिखा, समझा? अच्छी शक्ल लेके जा उधर। कपड़े पे गुस्सा काहे को उतारता तू? कपड़े पे नहीं, अपनी किस्मत पे गुस्सा उतार रहा हूँ। तेरे को क्या लगता ऐसा गधा मजदूरी करके तेरा किस्मत पलट जाएगा? सोच अगर टाटा अंबानी तेरी जगह यही कर रहे होते तो आज किधर होते? अन्ना तू तो कढ़ाई कटाई सब जानता है, तो उसका इस्तेमाल करना सही जगह पे सही टाइम पे। क्या बोलता है, चलेगा? सुन, तू 10 मिनट इधर ही रुक, अपन आते हैं। हाँ ठीक है भाई। और ये गहने, सही माल हाथ लगाया आज। फटाफट इधर से निकल, चल। ये तो बहुत छोटा कांड था, तेरे को मालूम है? आज तक अपन ने जितने जितने मर्डर किए ना, बड़ी सफाई से, और आज तक अपनी ना गंद तक नहीं सूंघी गई। तुमको इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए तो अपने गैंग के बॉस हो। क्या बोलते? लेकिन बॉस सुनो ना, अब एक बड़ा हाथ मारते हैं ना। बड़ा हाथ मारने के लिए अपने को संगत भी बड़ा चाहिए ना, समझा?
1000 रुपए का दे दो। ये थैंक यू। हेलो रेहान, तू किधर है? हाँ मैं उधर ही है, गेम जोन पे। कम फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय बाय। क्या बात है? क्या सफाई से मोबाइल मारा है तूने? बॉस आप ही से तो सीखा है। अच्छा, अगर एक गुनाह नजर से चूक जाए तो अपराधी की हिम्मत दुगनी हो जाती है, और यही हुआ था अरिंदम और उसके दोस्तों के साथ। पकड़े ना जाने ने मानो उनके अपराधी होने की गारंटी कर दी थी। उनके हौसले और उनकी आपराधिक महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। धोखाधड़ी, चोरी चकारी को ये पैसा कमाना कहने लगे थे। पैसे के लिए कुछ भी करने पर आमादा थे, और शायद यही वजह थी कि छोटी सी उम्र में भी ये मंझे हुए अपराधियों की तरह से पेश आ रहे थे। और गुनाह के दलदल में जाने का कारण भी बेहद अफसोसजनक था। सिर्फ अपनी अय्याशी को जिंदा रखने के लिए ये अपराध पर अपराध करने को तैयार थे। हेलो, हाँ तुम लोग किधर हो? अरे नहीं आ सकता यार, अम्मी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। घर से निकलना बहुत मुश्किल है। अरे सुमेश सुनना, तुम लोग गेम जोन के वहाँ पे ही हो ना? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। दोस्तों से मिलने जाना है, थोड़े पैसे चाहिए। ले ले पर्स में से जितने चाहिए। थैंक यू अबू। अबू, और वो मैं गाड़ी लेके जाऊँ? मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा, सिर्फ गेम जोन तक ही जाना है। 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा पक्का, प्लीज़। जा। थैंक यू अबू। कितने लूँ? जितने की जरूरत है ले ले। अब्बू, अम्मी रूम से मुझे यहाँ क्यों कॉल कर रही है? तो मैं उसको फोन उठा नहीं रहा हूँ ना। तू फिक्र मत कर, तू जा, मैं देख लाऊं। बाय अब्बू। अपन बोलता है ना, अपन को किधर जाने की जरूरत नहीं, सारे शिकार अपने को इधर ही मिलने वाले हैं। आपकी सही है। हाँ ये ले, तू बना लिस्ट बना बॉस। हाँ वो विवेकानंदा का नाम भी अपने लिस्ट में डाल दो ना। बड़ा माल है क्या बॉस? सुमित, ये दोनों कौन है? सुनीता दुग्गल अपनी कस्टमर है बॉस, बहुत बड़ा माल है। अच्छा डाल दो ना। हाँ, और ये सुमित, मगर बॉस इसके पास सेकंड हैंड कार है, कोई फायदा नहीं। अपन इधर उधर के लोगों का लिस्ट क्यों बना रहे हैं? कुबेर का खजाना तो अपने सामने ही घूम रहा है। मतलब समझा नहीं। मतलब ये
हाँ वो देख, कुबेर का खजाना। परफेक्ट बॉस, है ना? अपना हीरा हीरो लाल, इसके बारे में अपन लोगों ने तो एकदम सोचा ही नहीं है। ये लिस्ट में तो अपनी नंबर 1 पे होने को मांगता है, हा? तो डाल दो एक नंबर पे इसका नाम। हाँ परफेक्ट है बॉस, परफेक्ट है। हीरो हीरो लाल है। हाय, कैसा है रे? कैसा है? मस्त। क्या बात है, तेरा फेस तो बड़ा ब्लश कर रहा है और मुंह से हाय हाय है। गर्लफ्रेंड का सीन है क्या? है? अबे ओए, ये शर्मा क्यों रहा है? कौन है वो? सोशल साइट वाली? हाँ हाँ, उससे ही तो मिलने जा रहा हूँ। क्या बात है? अच्छा तुम लोग यहाँ रुको, मैं उससे मिल के आता। अरे तेरी गर्लफ्रेंड अब बन गई है, हम लोग को कम से कम पार्टी तो दे। हाँ? क्या बोलता है? हाँ? पार्टी तो बनती है यार। तू आएगा इधर, हम लोग तेरा वेट करेंगे। बोल। आता हूँ, मिलने दे पहले। चल चल। क्या बोलता है? हाँ? कैचे? यकीन मानो, मैं सब ठीक कर लूंगा। एक मिनट, बेटा बोलो। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ। कल सुबह जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। आदिल, क्या हुआ आदिल? आदिल बोलो, बोलो क्या हुआ? अब हर बात की फिक्रमंद हो रही होगी ना, और तुम भी उसे हर बात बता रहे होगे। मुझे पता है, मुझसे झूठ बोल के उससे मिलने गए थे, अपनी गलती की माफी मांगने गए होगे ना। रूठी होगी तो मनाना तो पड़ेगा ही। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मैं समझा था। गलतफहमी? मैंने तुम्हें और उसे अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा है, और तुम मुझे कह रहे हो मुझे गलतफहमी हुई? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना ऐसे करते हुए? मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूं, तुम्हारे वजह से अस्पताल गई, लेकिन फिर भी तुम इसके साथ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आदिल, ये औरत तुम्हें कभी नहीं समझेगी, पर तुम हो कि मेरी कोई बात नहीं सुनते। तेरे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। उसे अगर वापस देखना चाहता है तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर। क्या बकवास? फोन रख। अम्मी, आप बाहर क्यों आए? कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देती ना। अभी तबीयत थोड़ी ठीक है, चलूंगी फिरूंगी तो अच्छा लगेगा। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा बोलो। पैसे का इंतजाम किया? कौन बोल रहा है? ये क्या वाहियात मजाक है? रिहान को फोन दो। देख, रिहान अब तक तो ठीक है, पर अगर 2 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ ना तो खराब भी हो सकता है। बकवास बंद कर। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इंट्रोडक्शन बाद में देना, पहले पैसे का इंतजाम कर। एक मिनट। मैं कैसे मान लूं कि रिहान तुम्हारे पास है? बात कराओ मेरी उससे, बात कराओ। हेलो हेलो। किसका फोन था? किस पे चिल्ला रहे थे? क्या हुआ अब्बू? उठ रहे, अपने बाप से बात कर। हेलो हेलो। हाँ बेटा। हेलो अब्बू, अब्बू मैं रिहान हेलो। ठीक तो हो ना तुम? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें किडनैप किया लोगों ने। अब्बू बेटा कहाँ हो तुम? हेलो। The mobile you are calling is currently
currently switched off. क्या हुआ रिहान को? बताइए कहाँ है रिहान? वो रिहान को किसी ने किडनैप किया है। अम्मी, जब पहली बार आपके पास रैंसम कॉल आया तब क्यों नहीं आया आप हमारे पास? सर एक्चुअली फ़ोन रेहान की फ़ोन से आया था, तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। फिर दोबारा जब रेहान के फ़ोन से फ़ोन आया तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कॉल बैक करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कॉलर ने 2 करोड़ रुपए कब और कहाँ लाने के लिए कहा आपसे? जगह तो नहीं बताई सर, सिर्फ पैसे तैयार रखने के लिए बोला है। रेहान निकला कितने बजे था घर से? तकरीबन 8 बजे निकला होगा। उसके दोस्त गेम जोन में उसका इंतज़ार कर रहे थे, उन्हीं से मिलने गया था। उसके बाद उससे कोई बात हुई? हाँ, उसके बाद हुई ना। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊँगा। रेहान गया कैसे था? मेरी गाड़ी लेके गया था। मतलब आपकी कार लेके गया हो? रेहान की उम्र 16 साल है और आपने उसे कार ड्राइव करके ले जाने दिया। आप जानते हैं ये एक तरह का क्राइम है। इतनी लापरवाही कर कैसे सकते हैं आप? सॉरी सर। अच्छा बाय द वे, रेहान पैसे कितने लेके गया था? कितने लूँ? जितने की ज़रूरत है ले ले। वो पता नहीं कितने लेके गया। मतलब आपको इतना तो पता होगा कि आपके पर्स में कितने पैसे थे? एग्जैक्टली पता नहीं सर, काफ़ी सारे थे। मतलब रेहान अगर आधे पैसे भी लेकर गया तो भी उसके पास काफ़ी पैसे रहे होंगे। उसके दोस्तों के बारे में बताइए, शायद उनसे कुछ पता चले उसके बारे में। वो सर, उसके दोस्तों को मैं जानता नहीं। एक आध दूसरा वो नाम है उसका, वो अरिंदम अय्यर, और एक है वो सोमेश घटक। ये 2 दोस्त हैं। कदम सर, रेहान का फ़ोन सर्वेलेंस पे डालो। उसके कॉल रिकॉर्ड से सोमेश और अरिंदम इसका नंबर और एड्रेस पता करो, और रेहान जो गाड़ी लेके गया उसका नंबर वायरलेस कर दो। ठीक है सर। ये रेहान अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जाने के अलावा और क्या क्या करता है? वही जो आजकल के बच्चे करते हैं, वो लैपटॉप लेके सोशल साइट पे बिजी रहता है। रेहान का लैपटॉप चाहिए होगा हमें। सर ये देखिए, कल शाम को 7:45 को रेहान इसी सोशल साइट पर किसी परी नाम की लड़की के साथ चैट कर रहा था, और उन दोनों ने रात को 9 बजे जुहू मॉल पर मिलने को डिसाइड किया था। सर ये जो लड़की है परी, वो रेहान से इस सोशल साइट पर करीब 1 महीने पहले मिली थी और हमेशा मिलने को सर यही इंसिस्ट किया करती थी। सर इनफैक्ट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज़ कि उसने ना ही अपना कोई फ़ोटो या ना ही अपना कोई नंबर शेयर किया था। आप किसी परी नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं सर। हो सकता है रेहान रात में इसी परी नाम की लड़की से मिलने मॉल में गया होगा। ये परी के कंप्यूटर का IP एड्रेस चेक करो। श्योर सर। सर ये मैसेज जुहू ईस्ट में साइबर कैफे के कंप्यूटर से आया है। आदिल साहब, सेकेंड टाइम आपको जब भी रैंसम कॉल आए प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। कदम, साइबर कैफे चलने की तैयारी करो। कल शाम 7 बजे के आसपास कोई परी नाम की लड़की आपके कैफे में आई थी? नहीं साहब, इस नाम की कोई लड़की नहीं आई, और वैसे भी लड़कियां आती है तो 6 के पहले ही आती है। कल तो कोई लड़की आई नहीं थी। आप चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। चेक कराइए। सर, कल के डेट में टोटल एंट्री तो 70 लोगों की है, लेकिन इनमें से कोई लड़की नहीं है सर। इसका मतलब कोई लड़का लड़की बन के रेहान से चैट कर रहा था। सर अगर आप कहें तो इन सबसे पूछताछ करें। उसका कोई फायदा नहीं। अक्सर देखा गया है लोग अपना ID के तौर पे गलत नाम और एड्रेस ही लिखते हैं। वैसे भी आजकल लड़के लड़की बनकर ही लड़कों से चैट कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं उन्हें। साल 2008 तक सोशल साइट्स पर नकली अकाउंट बनाकर बेवकूफ़ बनाने का खूब चलन था। साइबर कैफे भी अच्छी खासी तादाद में थे, और तब तक साइबर कैफेज में कस्टमर की फोटो ID लेने का कानून भी नहीं बना था। सिर्फ अपना नंबर और नाम देकर साइबर कैफे को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती थी, और इसी कारण से साइबर कैफे के जरिए क्राइम रेट बढ़ रहा था। बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखकर सरकार ने साइबर कैफे में इंटरनेट के इस्तेमाल पर कड़े कानून बनाए, जिनका पालन करना साइबर कैफे के मालिक और ग्राहक दोनों के लिए बहुत जरूरी था। अब सरकारी तौर पर मान्य पहचान पत्र के बिना साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी हो गया है, और अब ऐसी जगहों पर तो CCTV लगाना भी अनिवार्य है। ये एक कोशिश है साइबर क्राइम पर नजर रखने की
उसे रोकने की। सीसीटीवी भी नहीं है वहां पर। सर, रेहान के पिता ने जो दो दोस्तों का नाम बताया था, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों का पता चल गया है। जो अरिंदम है वो जुहू में रहता है और सोमेश कांदिवली में रहता है। कदम सर, इन दोनों से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके पास रोको। अरे सुनो, यहाँ आसपास कोई प्रसाद मिस्त्री रहता है क्या? बस बस बस। प्रसाद मिस्त्री का घर यही है? हाँ। हाँ सर बोलिए। अरिंदम कहाँ है? अरिंदम? हाँ अरिंदम। सर, अरिंदम तो यहाँ पे नहीं रहता। 1.5 साल पहले वो यहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता था, तभी हमारे घर में पेइंग गेस्ट था। लेकिन अभी वो कहाँ पे रहता है मुझे कुछ पता नहीं। बल्कि सर, हम खुद परेशान हैं उससे। परेशान क्यों? सर, रोज बैंक के आदमी हमारे घर के चक्कर काटते हैं। पता नहीं उसने किस किस बैंक से लोन लेके रखा था। रेहान अपहरण केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। आदिल खान, जो कि मुंबई की अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपहरणकर्ताओं ने उनसे रेहान की जान की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी है। पुलिस का मानना है कि इस केस में परी नाम की लड़की का हाथ हो सकता है, क्योंकि रेहान 8 अगस्त की रात को रात 8 बजे परी नाम की लड़की से मिलने के लिए ही घर से बाहर निकला था, जो कि वापस नहीं लौटा है। पुलिस की तहकीकात जारी है, जल्द ही नए खुलासे होने की उम्मीद है। सोमेश घटक यहीं रहता है? जी यही सोमेश है। क्यों, क्या हुआ? सोमेश, रेहान कहाँ है? सब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैंने भी अभी न्यूज़ में देखा कि वो किडनैप हो गया है। कल रात रेहान तुम्हारे साथ था? हाँ सर, हम सब फ्रेंड्स कल जूम मॉल के गेम जोन में मिले थे, फिर वहाँ से साथ में ही निकले, और जब 10:30 बजे उसने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना है तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए। ये सुमेश कल रात कितने बजे घर आया था? सर, सुमेश कल रात में 11 बजे घर आ चुका था, क्योंकि 11 बजे के बाद बाहर जाना उसका अलाउ नहीं है, और सुबह उसकी म्यूजिक क्लास होती है। और सुमेश से रेहान के बारे में सुना है, काफ़ी अच्छा लड़का था वो। उसी रेहान की किडनैपिंग के बारे में बात करने आए हैं आपसे। कल रात रेहान कितने बजे आया था मॉल में? सर 8:30 के आसपास आया था। तो तुम्हारे अलावा किसी और से भी मिला था मॉल में? हाँ सर, वो 9 बजे किसी लड़की को मिलने गया था। तुम लोग भी मिले थे उससे? वो अकेले ही मिलने गया था और आधे घंटे में वापस आ गया था। वापस आकर उसने कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, वो बोल रहा था कि कोई सोशल साइट पे उसकी कोई दोस्त बनी है, उसी को मिलने गया था। उसके बाद? उसके बाद हम सब वहाँ से निकल गए सर। हम सब मतलब? सर, रियान को मिलाकर हम 6 लोग थे, और 10:30 बजे जब रियान ने कहा कि उसे किसी को मिलने जाना है तो हम सब अपने अपने घर पे आ गए। अपने उन बाकी 4 दोस्तों के नंबर और एड्रेस तो होंगे ही तुम्हारे पास? सर, दोस्त से तो होंगे ही ना, अभी देता हूँ। उन 4 के फोटोग्राफ्स भी होंगे तुम्हारे पास? यस सर। कड़े सर, डिटेल्स ले लो उनसे। ओके सर। और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए ये शहर छोड़कर जाना नहीं कहीं। ठीक है। सर, ये किडनैपिंग न्यूज़ आदिल ने ही मीडिया को दी होगी। आदिल साहब, आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकते हैं? इतनी बड़ी खबर आपने मीडिया में लीक कर दी। जरा सा भी एहसास है आपको इससे आपके बेटे की जान को कितना खतरा हो सकता है? एक्सक्यूज मी सर, मीडिया को मैंने नहीं आप लोगों ने बताया है, और उल्टा मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बेटे की किडनैपिंग की खबर इस पुलिस स्टेशन से बाहर गई कैसे? मीडिया को किसने खबर की है? जवाब दो मुझे। किसे शौक चढ़ रहा है मीडिया में पब्लिसिटी पाने का? जवाब दो। किसी को भी जरा सा भी एहसास है कि इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है? कदम सर, पता करो ये खबर किसने लीक की है। मैं खुद उसके सस्पेंशन ऑर्डर लेके आऊंगा। ओके सर। आदिल साहब, हो सकता है मीडिया आपके पास है, आप प्लीज उनसे कोई बात मत कीजिएगा। सुमित और अरिंदम कल रात 11 बजे घर पे आ गए थे। आपका बेटा काम क्या करता है? साहब, ये टेलर है, इसकी मालवनी में खुद की दुकान है। अच्छा, तो टेलरिंग शॉप से इतनी कमाई हो जाती है कि वो रोज किसी महंगी जगह जाके उड़ा सके? सर, वो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो आपस में सब मैनेज कर लेते हैं, हिसाब नहीं करते आपस में। मैं तो काफ़ी दिन से इधर ही इनके यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ, ये लोग पैसे भी नहीं मांगे मुझसे।
इन्होंने कभी पैसे मांगे नहीं या तुमने कभी दिए नहीं? तुम्हारे पीछे तो कितने लोग पड़े हैं, कितने बैंक वाले तुमसे पैसे मांग रहे हैं, दिए क्या उनके? साहब मैंने बैंक से लोन लिया था एक प्राइवेट बिजनेस के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। मैं वापस कर देगा साहब, एक बड़े ऑफिस में मेरा जॉब लगने वाला है, 1-2 महीने में सब लौटा देगा। साहब एक रिक्वेस्ट था बस आपसे, अब रेहान हम दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, वेरी हेल्पफुल बॉय, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उसको ढूंढ दो साहब। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों इस शहर से बाहर जाने की गलती मत करना। चलो। सर सोमेश ने जिन 4 दोस्तों के नंबर दिए थे उनमें से 3 से बात हो गई है और तीनों का यही कहना है कि वो 10:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन सर चौथे दोस्त हिमेश शाह से अभी तक बात नहीं हो पाई है। उससे बात क्यों नहीं हो पाई अब तक? सर दरअसल वो आज सुबह ही देवलाली निकल गया है, लेकिन उसके घर वालों से मेरी बात हुई है सर, और उनका भी यही कहना है कि वो 10:30 से 11 बजे तक वो अपने घर आ गया था। लेकिन सर इस इंक्वायरी में एक अजीब सी बात सामने आई है कि इन 5 दोस्तों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। सर एक टेलर है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, एक कबाब एडवर्टाइजिंग में काम करता है, एक कबाब फिल्मों में गाने लिखता है, और एक हिमेश शाह जो कि ऑटो रिक्शा चलाता है। सर 5 का बैकग्राउंड बिल्कुल मैच नहीं करता, अलग अलग है, लेकिन 5 दोस्त हैं और इन 5 का कहना है कि वो 10 बजे साथ में मॉल से निकल गए थे। कदम मॉल में सीसीटीवी होगा, तुमने वहां चेक किया? सर दरअसल मॉल अभी नया बना है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह अवेलेबल नहीं है। कदम रेहान अपने घर से 8 बजे निकलता है मॉल के लिए और मॉल में वो 8:30 बजे पहुंचता है, यानी कि मॉल से और घर के रास्ते में वो कहीं नहीं रुका, और 9 बजे वो परी नाम की लड़की से मिलता है, जिससे मिलने के बाद 9:30 बजे वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है। लेकिन सर साइबर कैफे में तो हमने चेक किया था, वहाँ पर किसी लड़की की एंट्री तो थी ही नहीं। हो सकता है कदम के रेहान किसी साइबर क्राइम का शिकार हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लड़का लड़की बन के रेहान से चैट कर रहा हो। रेहान जब 9 बजे परी से मिलने गया, हो सकता है उसे जब ये पता चला हो कि वो लड़की नहीं लड़का है, रेहान को गुस्सा आया हो और अपने दोस्तों से अलग होने के बाद वो वापस उसके पास गया हो गुस्से में, और उसी ने उसका किडनैप किया हो। इन 5 लोगों के अलावा रेहान का कोई दोस्त नहीं था कि रेहान इन्हीं लोगों से मिलने गेम जोन जाता था। अच्छा एक बात बताओ, क्या रेहान की कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं सर, किसी लड़की से बात करते हुए मैंने नहीं देखा। रेहान सिर्फ इन्हीं 5 लोगों से मिलने जाता था। हाँ मगर गेम जोन में जाने के बाद उसका कोई नया दोस्त बना हो तो पता नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका नया दोस्त गेम जोन में ही बना होगा? सर क्योंकि इसके 5 दोस्त गेम जोन में ही बने थे। कदम सर इन 5 दोस्तों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, मुझे लगता है हमें मॉल में गेम जोन में दोबारा जाना होगा। देखते हैं इन 5 दोस्तों के अलावा उसका कोई नया दोस्त वहां बना था या नहीं। ठीक है सर। सुनो, ये इस लड़के को पहचानते हो? हाँ सर, मैंने इसे कई बार देखा है यहाँ पर। अरे सुनो। हाँ इस लड़के को पहचानते हो? हाँ ये तो रेहान है। क्या हुआ सर? चलो मेरे साथ। 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान इस मॉल से निकला था, तब से लेकर अब तक गायब है। किसी ने इसे किडनैप कर लिया है। सर जब मैं कल देर रात को यहाँ पे आया था तो रेहान अपने 4-5 दोस्तों के साथ वहाँ पे खेल रहा था। सर इन 5 दोस्तों की लोकेशन 8 अगस्त की रात 10 बजे रेहान की लोकेशन से मैच करती है। लेकिन सर कमाल की बात यह है कि उसी रात 10:30 बजे इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ हुआ है। कदम इन 5 दोस्तों का फोन एक साथ स्विच ऑफ होना इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसका मतलब इन सबकी प्लानिंग थी। उठा लाओ 5 को। जी आप? अरे क्या? कहाँ ले जा रहे मेरे बेटे को? इसका बैंड बजाने ले जा रहे हैं और तेरा भी बजाएंगे। तूने पुलिस से झूठ बोला ना कि कल 11 बजे ये घर पे आ गया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। जल्दी ले चल इसको। सर हमने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। सब कुछ नहीं किया हम लोगों ने। चल अंदर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। कसम खा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता है हमें, रेहान की किडनैपिंग में तुम लोगों की ही प्लानिंग थी। अब ये बताओ कि प्लानिंग चल कब से रही थी? बोलो। पूछताछ में पता चला कि रेहान की हत्या हो चुकी है।
और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग परी को नफरत भरे मैसेजेस भेज रहे थे, जिससे तंग आकर परी ने अपने अकाउंट पर लिखा कि वो कातिल नहीं है और अगर उसे मानसिक वेदना दी गई तो वो आत्महत्या कर लेगी, और बाद में परी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। पुलिस परी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, और वहीं 10 अगस्त 2008 को रेहान के सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने उसके सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए। तमाम बाधाओं के बावजूद पुलिस ने इन पांचों से काफी कुछ उगलवा लिया था। सबूतों, गवाहों और इनके बयान के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। पुलिस को पूरा यकीन था कि सबूतों और गवाहों के आधार पर वो इन पांचों को दोषी साबित करेगी और सजा भी दिलवा पाएगी। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या सबूत और गवाह इस निर्मम हत्या को साबित कर पाए? सुनवाई अपने आखिरी चरण में थी और इस बहुचर्चित केस के फैसले का सबको इंतजार था। इंस्पेक्टर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि रेहान का खून इन पांचों ने किया है? बोलो, कहां है रेहान? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? बोलो। देखो, यहां अगर सच बोल दोगे तो हो सकता है तुम लोगों की सजा कुछ कम हो जाए, वरना सबूतों और गवाहों के आधार पे कोर्ट में तो यह साबित हो ही जाएगा कि रेहान की किडनैपिंग में तुम ही लोगों का हाथ है। फिर किसी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। बोलो, रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग तुम ही लोगों की थी ना? तुम ही लोगों ने रेहान के फादर को रैंसम के लिए कॉल किया था। क्या किया रेहान के साथ? कहां है वो? बोलो। सर, मार दिया उसे। मार दिया उसे? हाँ, मिला है गर्लफ्रेंड से? हाँ। अरे वो सब छोड़, लड़की कैसी लगी? ए सोमेश, ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलते। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होता है ना। मुंबई का भाई कौन? मुंबई का डॉट कौन? डेड बॉडी कहां है उसकी? माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। रवीश, रेहान खान की बॉडी तुमने पुलिस को दिखाई थी? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि रेहान खान की बॉडी कहाँ है। सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती जीप में डालकर लेकर गए थे। सर, वो कौन सी जगह है सर? अब कहाँ लेके जा रहे मुझे? चल सर, यही है ना रेहान की लाश? हाँ, बोल। पंचनामा तैयार करो। अभियुक्त रवीश कारिया हमें रेहान की लाश तक खुद लेकर आया और उसकी शिनाख्त की। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा ये रवीश कारिया कह रहा है। हमें सब पता है तुम लोगों ने रेहान की किडनैपिंग का प्लान गेम जोन में बैठ के किया था, और तुम सब जानबूझकर रेहान के साथ मॉल से निकले थे। तू बॉस है ना इनका? चल तू ही बता, उस दिन रात 10:30 बजे तुम लोगों ने एक साथ मोबाइल स्विच ऑफ किया था, उसके बाद क्या हुआ? रेहान हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए तैयार हो गया था और रेहान अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया। हेलो अब्बू, मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी घर आ जाऊँगा। फिर रास्ते में से सुमेश नींद का दवा ले लिया था और बियर में मिलाकर देशमुख रोड तक आते आते रेहान बेहोश हो गया था। फिर अगली सुबह मैं रेहान के पापा को फ़ोन किया, वो दूसरी बार रेहान से बात करने के लिए बोले। फिर हम लोग को रेहान को होश में लाना पड़ा और उसके डैडी से बात भी कराए। उतने में सुमेश आके हम लोगों को बताया कि रेहान की किडनैपिंग का न्यूज़ टीवी चैनल पे आ रहा है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, साहब कोई और दूसरा रास्ता दिखा नहीं। मैं सुमेश को बोला रस्सी लाने के लिए, और सर उसके बाद ये पांचों हमें मर्डर स्पॉट पर लेके गए, और ये रवीश कारिया सबसे पहले रेहान खान की बॉडी के पास यही हमें लेके गया था। पटेल, पंचनामा लिखो। अभियुक्त रवीश कारिया और उसके बाकी के 4 दोस्त रेहान खान की लाश तक हमें लेके आए, और इन पांचों ने रेहान खान की लाश की शिनाख्त की। रेहान की गाड़ी और कपड़े कहाँ हैं?
रेहान खान बहुत अच्छा दोस्त था हमारा, हम लोग कभी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऊपर से पुलिस वालों ने उल्टा हमें जबरदस्ती मारा और स्टेटमेंट पे साइन करवाया। आप अपना जुर्म कबूल कर ले। आप जो बोलेगा हम लोग करेंगे। काड़े स्टेटमेंट लिखो। अभियुक्तों ने रेहान की किडनैपिंग और हत्या में अपना हाथ को बुला है। दस्तखत लो सबके। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, ना हमने किसी को डराया है, ना धमकाया है और ना ही किसी से जबरदस्ती सिग्नेचर कराए हैं, बल्कि इन पांचों ने रेहान खान की किडनैपिंग का प्लान बनाया था। इसका गवाह है हमारे पास। गवाह को पेश किया जाए। आरोपियों के बयान में एक अहम बात सामने आई कि जब मीडिया ने रेहान की किडनैपिंग की खबर चलाई तो इन पांचों ने पकड़े जाने के डर से रेहान का कत्ल कर दिया। मीडिया के टीआरपी के लालच ने एक मासूम की जान ले ली। सवाल मीडिया पर भी है कि वो जिम्मेदारी को व्यापार ना बनाएं, बल्कि संवेदनशील तरीके से ऐसे संगीन मामलों की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि ऐसे में अपराधी सचेत हो जाता है और अनहोनी की आशंका बढ़ जाती है। तुमने इन पांचों को कब और कहाँ रेहान की किडनैपिंग की प्लानिंग करते हुए सुना? सर 8 अगस्त को जुहू मॉल के गेम जोन में ये लोग वहीं थे, तब मैं भी वहाँ गेम खेल रहा था। मैं क्या बोलता है, ये रेहान को ना किडनैप कर लेते, बहुत पैसे हैं इसके बाप के पास। हाँ मैं बोलता ये काम ना अपन आज के आज निपटा देते। फिर 10 अगस्त को जब मैंने गेम जोन में पुलिस को इंक्वायरी करते देखा तो मुझे लगा कि रेहान का सच में किडनैप हो गया है। जब तुमने इनकी किडनैपिंग का प्लान सुना तब वक्त क्या हुआ होगा? तकरीबन 9:30 बजे होंगे, क्योंकि मैं 8:30 बजे गेम जोन गया था और 15-15 मिनट के 4-5 गेम खेल चुका था। गेम जोन जैसी जगह पे 9:30 बजे तो बहुत भीड़ होती है, ऊपर से उस दिन शनिवार भी था, तो ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर शराबा होगा नहीं? हाँ सर, क्राउड और शोर तो था। अच्छा, जहाँ तुम खड़े थे उसके बीच कितनी फीट की दूरी थी? 5 फीट की होगी। और उस 5 फीट की दूरी में तुम्हारे साथ बीच में भी काफ़ी लोग होंगे जो जाहिर है आपस में बात कर रहे होंगे, तो तुमको उनकी कुछ बातें याद है? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ उनकी बातें सुन रहे थे। और अगर रियान की किडनैपिंग के बारे में तुम्हें पता चल गया था तो रियान को जाके क्यों नहीं बताया? मतलब तुमने तय कर लिया था कि पुलिस पहुंचने के बाद तुम बताओगे। सर मुझे नहीं लगा कि ये रेहान। मैं बताता हूं तुम्हें क्या लगा। गवाही देकर तुम लाइमलाइट में आना चाहते थे। माय लॉर्ड, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसकी गवाही पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मर्डर स्पॉट जहां इन पांचों ने रेहान खान की डेड बॉडी को फेंका था, उस जगह का एक विटनेस है हमारे पास जिसने इन पांचों को रेहान के साथ देखा था। दीपेश नाम है उसका। अगले गवाह को पेश किया जाए। आपका नाम दीपेश नाग है? जी। इंस्पेक्टर, ये आई विटनेस आपको कहाँ मिले? बैठिए, बताइए क्या बताना चाहते हैं। सर ये रेहान खान वाली न्यूज मैंने आज ही अखबार में पढ़ी है। देशमुख रोड पे इस लड़के को 8 अगस्त की रात, उस रात मैंने 4-5 लोगों के साथ देखा था। कदम, उन पांचों को ले आओ। ध्यान से देखिए इन पांचों को। क्या ये वही लड़के हैं? हाँ सर, यही थे। आपने इन्हें ही मौका वारदात पर देखा था? हाँ सर, यही थे वो लोग। अच्छा, जहाँ आपने देखा था वहाँ लाइट थी? नहीं सर, लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी, फिर भी अंधेरे में कैसे पहचान लिया? सर मैं मोटर बाइक पे था। ये लोग उसे झाड़ियों की तरफ लेके जा रहे थे। तुमने रेहान की लाश देखी थी? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, वहाँ कितने लड़के थे? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं, वो थोड़ा मेरे दोस्त ने थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा कर ली थी तो बस उल्टी करवा रहे। चार, शायद 5, नहीं सर 4 थे। ठीक से सोच के बताइए, 4, 5 या 6? नहीं सर, 5 थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा ये बताइए, किस रात की बात थी ये? 8 अगस्त की रात थी। 8 अगस्त।
और आपके बयान में तो आपने 9 अगस्त 1:30 बजे लिखा है, जिस दिन आप लेट ऑफिस से घर पहुंच रहे थे। वो इसलिए सर कि रात के 12 बजे के बाद तारीख बदल जाते हैं। तो फिर ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, जिस लड़के को तुमने बेहोश देखा वो रेहान नहीं कोई और हो। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। डिफेंस लॉयर एग्जैक्टली साबित क्या करना चाह रहा है कि वो रेहान नहीं था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साफ कह रहा है कि रेहान के शराब में नींद की गोलियां मिलाई गई थी और वो नींद की गोलियां आरोपी सोमेश घटक ने मिलाई थी। ऐसा स्टेटमेंट है हमारे पास, उसके सिग्नेचर्स भी है। माय लॉर्ड, मैं साबित कर सकता हूं कि नींद की गोलियां खुद रेहान ने अपने शराब में मिलाकर पी थी। मैं रेहान के पिता आदिल खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर आदिल खान, कोर्ट को बताइए 8 अगस्त से 4 दिन पहले आपके घर में क्या हुआ था, और यह भी कोर्ट को बताइए कि आप और आपके बीवी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी। सुहाना, माय लॉर्ड, इनकी पहली पत्नी, जिससे अब इनको तलाक मिल चुका है, किडनैपिंग के वारदात तक इनके साथ रही। उन्होंने इन्हें अपने रिश्तेदार के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके बाद इनकी वाइफ ने स्लीपिंग पिल्स ली और अपनी जान लेनी चाहिए, और फिर बाद में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अपील किया। माय लॉर्ड, ये इनकी बीवी की डिवोर्स पिटीशन है, जो अखबार में भी छपी है। माय लॉर्ड, ये सब देखकर ये लगता है कि रेहान एक डिस्टर्ब चाइल्ड था। माँ बाप का उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए ज्यादातर वक्त वो सोशल मीडिया और गेम जोन में बिताता था। घर के हालात से परेशान होकर एक दिन उसने खुद शराब में नींद की गोलियां मिलाई और अपनी जान लेने की कोशिश की। सड़क पर बेहोश हालत में एक राहगीर ने उसे लूटने के बहाने उसकी हत्या कर दी। माय लॉर्ड, कोई भी राहगीर रास्ते पे पड़े बेहोश इंसान के लिए रस्सी क्यों खरीदेगा, जबकि रेहान की हत्या रस्सी से गला घोट कर की गई थी। इस बात को साबित करने के लिए कोई गवाह है तुम्हारे पास? यस माय लॉर्ड। गवाह को पेश किया जाए। ये रस्सी आपके दुकान से खरीदी थी? जी। किसने खरीदी थी? मजबूत है भाई, चाहिए तो हाथी पर भी खींच सकती है। हाँ ठीक है, दे दो। कितने का है? 150 रुपए की आएगी भाई। ये लो। आप दुकान में कहाँ पर बैठते हैं? जी, कैश काउंटर पे। कैश काउंटर से कस्टमर्स को देखते हैं कि गले को भी देखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा ये बताइए, अंदाजन दिन भर में कितने कस्टमर्स आपकी दुकान में आते हैं? तकरीबन 200-250 आते हैं। और उनमें से आदमी और महिलाएं कितनी होती हैं? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, फिर भी आधे आधे आते हैं। तो उन आधे आधे में से आपको ये चेहरा याद है? जी बिल्कुल याद है। वो ब्राउन टी शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। अच्छा, मतलब 200-250 लोगों के चेहरे आपको याद है। तो बताइए किसने क्या खरीदा था और किसने क्या नहीं खरीदा था? जी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। स्टेट वर्सेस अरिंदम एंड अदर्स के केस में पुलिस द्वारा पेश किए गए तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरकारी वकील अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए। इसलिए अदालत अरिंदम अय्यर, सोमेश, रवीश, खीमेश और सुमित काले को बाइज्जत बरी करती है और यह हुक्म देती है कि इन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस बहुचर्चित केस में ये पांचों इसलिए निर्दोष साबित हुए क्योंकि सरकारी वकील अदालत में इन पांचों के खिलाफ कत्ल और अपहरण के केस को साबित नहीं कर पाए। लेकिन रेहान के पिता आदिल खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ उन्होंने भी निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। रेहान खान के इस केस से हम सभी माता पिता सबक लें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपने काम में मसरूफ रहें, लेकिन थोड़ा वक्त अपने बच्चों को जरूर दें। इस बात का ध्यान रखें कि वो किसे अपना दोस्त बना रहे हैं, किन चीजों को अपना वक्त दे रहे हैं। कहीं कोई गलत दिशा उन्हें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन राहों पर वो आगे चल रहे हैं
और आपसे ज्यादा जिन्हें अपना हमदर्द समझ रहे हैं वो उन राहों पर उन्हें आपसे दूर ले जाएं। अपने बच्चों के दोस्त बने, उनकी छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करें, उनके दोस्तों को जानें और अगर कहीं भी कुछ संदिग्ध नजर आए तो बच्चों को समझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।